नमस्कार। भूगोल री बातें मधुसूदन सर साथे 1 वीक सीरीज फॉर वीडियो मेंस में आज हम बात करने वाले हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। और यूरोप महाद्वीप के बारे में जो प्रश्न मुख्य रूप से पूछे जाते हैं वह पर्वत और नदियों से प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा है। तो बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की क्या विशेषताएं हैं, कौन से पर्वत, नदियां और भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो यह यूरोप महाद्वीप है, यहां जो है एशिया और अफ्रीका से अलग किससे होता है, यहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। तो यहां जो है यहां है यूरोप, यहां है अफ्रीका और यहां है एशिया। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप और अफ्रीका की। तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक सागर है जिसे कहा जाता है भूमध्य सागर। मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर यहां यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, ये ध्यान रखना। प्रश्न आ सकता है निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र यूरोप और अफ्रीका के मध्य स्थित है, तो भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर में एक जल संधि है जिसे आपने सुना होगा जिब्राल्टर जल संधि। यहां एक जल संधि है जिसे कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर जल संधि को जो है भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। और जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और यहां अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, लेकिन यहां यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। और यूरोप का जो देश इससे अलग होता है उसका नाम है, यहां है स्पेन। और यहां जो है मोरक्को और स्पेन को अलग करती है। स्पेन यूरोप का देश है और मोरक्को अफ्रीकी देश है। इन दोनों देशों को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, जिब्राल्टर जल संधि है। और जिसे क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। क्योंकि भूमध्य सागर में यदि आपको प्रवेश करना है तो अटलांटिक महासागर से जब आएंगे तो जिब्राल्टर जल संधि के होते हुए यहां जो है भूमध्य सागर में आएंगे। भूमध्य सागर के बाद में स्वेज नहर होते हुए लाल सागर, लाल सागर के बाद में बॉब अल मुंडेब के रास्ते हम जो अदन की खाड़ी, अरब सागर होते हुए जो है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में जा सकते हैं। और इसीलिए यहां जिब्राल्टर जल संधि यह भूमध्य सागर के रास्ते अन्य महाद्वीपों में जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। इसीलिए इसे जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। तो एक तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि जब हमने बात की थी यूरेशिया की, कि यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से यूरेशिया कहते हैं। तो यूरोप का और कुछ ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जो कि यूरोप और एशिया में भी है, जैसे रसिया, रूस का अधिकांश भाग एशिया में, कुछ भाग यूरोप में। इसी तरह से टर्की, कुछ भाग यूरोप में, कुछ भाग एशिया में। तो दूसरा जो प्रश्न आता है कि जो यूरेशिया है, यूरेशिया, यूरोप और एशिया, इन दोनों को अलग करने वाली जो है भौगोलिक संरचनाएं कौन सी है। तो ध्यान रखना यहां से प्रश्न आने की सबसे ज्यादा संभावना है। आपको क्रम पूछा जाता है कि कौन कौन सी है। तो इसके लिए हम बात करते हैं, यहां जो आपको दिख रहा है कि जैसे हम यूरेशिया कहते हैं, यूरोप और एशिया, तो एक और यूरोप है, यहां है यूरोप और यहां है एशिया। अब यूरोप और एशिया को कौन कौन अलग करता है, तो देखिए सबसे पहले जो है वह है पर्वत, यह है यूराल पर्वत। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कौन सा पर्वत यूरोप और एशिया के मध्य है, तो एक तो यूराल पर्वत।
फिर यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यूराल नदी। यूराल नदी, यूराल नदी जो है कि यूराल पर्वत से निकलती है और कहां जाके गिरती है? कैस्पियन सागर में। तो तीसरी संरचना है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के बाद में चौथा जो पर्वत है वह है कॉकेसस पर्वत, और इसके बाद आता है काला सागर। यहां सभी संरचनाएं यूरोप और एशिया को अलग करती है। इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा यूरेशिया का भाग है या नहीं है, या यूरोप और एशिया को विभाजित करने वाली, अलग करने वाली भौगोलिक संरचनाएं कौन सी है। तो पर्वत पूछा जाता है तो यूराल पर्वत सबसे उत्तर में, उसके बाद यूराल नदी, कैस्पियन सागर, कॉकेसस पर्वत और काला सागर। यहां पूरी जो है संरचना है। यहां आपसे क्रम पूछा जा सकता है कि यूरोप और एशिया के मध्य स्थित भौगोलिक संरचनाओं का उत्तर से दक्षिण क्रम। तो उत्तर में यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, कॉकेसस पर्वत और काला सागर है। ध्यान रखना भूमध्य सागर नहीं है। भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, यूरोप और एशिया के मध्य नहीं है। यह ध्यान रखना भूमध्य सागर यूरोप और एशिया के मध्य है, जबकि काला सागर और कैस्पियन सागर जो है वह यूरोप और एशिया के मध्य है। तो यहां से प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि जैसा रशिया और यूक्रेन के मध्य जो विवाद है उसको लेके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि रशिया का कुछ भाग यूरोप में है तो कुछ भाग जो है एशिया के पास है। इसके बाद यूरोप को जो संज्ञा दी गई यह कहा जाता है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। देखिए कल हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। प्रायद्वीप का मतलब है वह भूखंड जो तीनों ओर से जल से घिरा हो, वह प्रायद्वीप कहलाता है। और प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, विश्व में सबसे ज्यादा जो प्रायद्वीप मिलते हैं वह यूरोप महाद्वीप में मिलते हैं, इसीलिए यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। अब यूरोप महाद्वीप में जो मुख्य प्रायद्वीप है कौन कौन से, ध्यान रखना। एक तो है कोला प्रायद्वीप। कौन कौन से? सबसे पहले बात करते हैं कोला प्रायद्वीप। कोला प्रायद्वीप यह रूस में है। कहां पर है? रूस में। दूसरा है वह है जूटलैंड प्रायद्वीप। जूटलैंड प्रायद्वीप, और जूटलैंड प्रायद्वीप पर डेनमार्क बसा हुआ है, और डेनमार्क जहां विश्व में सबसे ज्यादा डेयरी उद्योग का विकास हुआ है, विश्व की सबसे बड़ी डेयरी जो है वह डेनमार्क में है, इसी जूटलैंड प्रायद्वीप पर है, जहां की एक नस्ल है जिसका नाम है रेड डैन। रेड डैन डेनमार्क की जो है गाय की विदेशी नस्ल है, वह इसी जूटलैंड प्रायद्वीप पर पाई जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जूटलैंड प्रायद्वीप पर कौन सा देश स्थित है, तो वह है जो डेनमार्क है। और कोला प्रायद्वीप किसका भाग है? रूस का। इसके बाद तीसरा जो प्रायद्वीप है यह है आइबेरिया का प्रायद्वीप। आइबेरियाई प्रायद्वीप। और जो आइबेरियाई प्रायद्वीप है इस पर दो देश बसे हुए हैं, एक का नाम है पुर्तगाल, दूसरा है स्पेन। स्पेन और पुर्तगाल जो है या आइबेरियाई प्रायद्वीप, कुछ किताबों में आइबेरियाई पठार भी लिखा हुआ है, तो आइबेरिया पठार या आइबेरियाई प्रायद्वीप पर कौन से देश आते हैं? पुर्तगाल और स्पेन, जिन्हें आइबेरियाई देश के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यहां जो है तीन तो यहां के प्रमुख प्रायद्वीप है, और यूरोप और एशिया को अलग करने वाली भौगोलिक संरचनाएं यहां हमें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। विशेष रूप से जब यूरोप और एशिया, यूरेशिया की बात आती है तो विशेष रूप से यूरोप और एशिया को अलग करने वाली भौगोलिक संरचनाओं को पूछा जाता है। या फिर प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप की जब बात आती है तो विश्व के प्रमुख प्रायद्वीप जो कि यूरोप का भाग है वह एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं यूरोप के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं, उन पर बात करते हैं।
तो यूरोप के यदि हम प्रमुख पर्वतों की बात करें तो यहां आपको एक संरचना दिखाई दे रही है, इसमें यूरोप के प्रमुख पर्वत और पठार है। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं फ्रांस की। यहां जो देश है यह है फ्रांस, यहां देश है, यहां है स्पेन। फ्रांस और स्पेन के बीच में जो यह पर्वत है जिसे कहा जाता है पिनेरिज पर्वत। पिनेरिज पर्वत बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पिनेरिज पर्वत किन के मध्य है, तो फ्रांस और स्पेन के मध्य जो पर्वत है वह पिनेरिज पर्वत कहलाता है। इसी तरह से यहां फ्रांस और यहां देश है इटली। फ्रांस और इटली के मध्य जो पर्वत है इसका नाम है ऑल्पस। ऑल्पस जो कि एक नवीन वलित पर्वत है। यहां फ्रांस और इटली के मध्य है ऑल्पस पर्वत। इसके बाद यहां जो देश आपको दिख रहा है यहां है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जो यहां पर्वत दिख रहा है इसका नाम है जूरा पर्वत। जूरा पर्वत यहां फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य स्थित पर्वत है। इसके बाद यहां जो देश है यह है जर्मनी, और जर्मनी और फ्रांस के मध्य जो पर्वत है वह है वॉस्जेस। तो यहां विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं कि फ्रांस और स्पेन के मध्य कौन सा है, पिनेरिज पर्वत है। फ्रांस और इटली के मध्य कौन सा है, ऑल्पस पर्वत है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य कौन सा है, जूरा पर्वत है। और फ्रांस और जर्मनी के मध्य कौन सा है, वॉस्जेस पर्वत है। इसके बाद जो है एक पर्वत और है जो कि केवल इटली में, इसका नाम है एपिनाइन्स जो पर्वत है। एपिनाइन्स पर्वत यहां इटली में है और एक जर्मनी में है, इसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट, जो ब्लैक फॉरेस्ट है वह कहां पर है, जर्मनी में है। और ब्लैक फॉरेस्ट यहां एक ब्लॉक या यहां कह सकते हैं भ्रंशोत पर्वत है। ब्लॉक या भ्रंशोत पर्वत का जो उदाहरण है वह ब्लैक फॉरेस्ट है जो कि जर्मनी में, जहां से डैन्यूब और राइन नदी निकलती है, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं यूरोप की नदियों के मध्य। तो यूरोप के जो प्रमुख पर्वत है इसमें विशेष रूप से जो पूछे जाने वाले हैं, जो कि या तो दो देशों की जो है क्या बनाते हैं, सीमा का निर्धारण करते हैं, या फिर कौन सा एक भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है वह है ब्लैक फॉरेस्ट। देखिए विश्व में जो है ब्लॉक पर्वत बहुत कम है, जिसमें एक तो जर्मनी का है ब्लैक फॉरेस्ट, एक जो है आपके पाकिस्तान का है सॉल्ट रेंज, और इसके बाद यदि भारत की बात करें तो सतपुड़ा जो पर्वत है वहां ब्लॉक पर्वत, भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण माना जाता है। इसी कड़ी में जो है यूरोप में पर्वतों के साथ साथ पठार भी है, जिसमें मुख्य रूप से पठार है मसेटा का पठार। मसेटा, यहां प्रश्न अभी पूछा गया था कि मसेटा का पठार कहां पर है, तो मसेटा का पठार यहां यूरोप में है। सबसे पहले तो कहां पर है, यूरोप में है। और मसेटा का जो पठार है यहां स्पेन, और यह जो देश है यह देश है पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल में यह विस्तृत आइबेरियाई प्रायद्वीप का भाग है। कौन सा, मसेटा का पठार। दूसरा जो पठार है जिसका नाम है सेंट्रल मैसिफ। और जो सेंट्रल मैसिफ है यहां फ्रांस में है, यह ध्यान रखना। सेंट्रल मैसिफ जो कि
फ्रांस का जो है मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र है जिसे सेंट्रल मैसिव कहा जाता है, यह फ्रांस में है। और मसेटा का जो पठार है जो कि यूरोप का भाग है, यह स्पेन और पुर्तगाल में है, यानी कि आइबेरियाई पठार के नाम से जाना जाता है, या आइबेरियाई प्रायद्वीप पर यह स्थित है मसेटा का पठार। तो यह जो है यूरोप के प्रमुख पर्वत है। इसके अलावा यूरोप के और कौन से पर्वत हैं तो उनकी भी हम लोग बात करते हैं। इसके अलावा और कौन से हैं तो इसके अलावा जो है यह पर्वत है जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं यूराल पर्वत की। एक तो है यूराल पर्वत, और यूराल पर्वत यहां यूरोप और एशिया की सीमा का निर्धारण करता है। तो यूराल पर्वत जो कि रसिया में, कहां पर है, रूस में है, यह ध्यान रखना। जो यूरोपियन रूस और एशियाई रूस को क्या करता है, अलग करता है। इसके बाद एक और पर्वत है जिसका नाम है कॉकेसस, जो कि रूस में, जॉर्जिया में, अजरबैजान में जो है फैला हुआ है। अब ये कॉकेसस जो है यह भी यूरोप और एशिया को अलग करता है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है यह है माउंट एल्ब्रुस, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। यह यूरोप महाद्वीप की यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है माउंट एल्ब्रुस है, जो कि 5642 मीटर है और वह कॉकेसस पर्वत पर स्थित है। क्लियर। इसके अलावा दूसरा जो पर्वत है जिसकी हमने बात की थी, ऑल्पस पर्वत। ऑल्पस पर्वत जो कि फ्रांस और इटली के मध्य स्थित है। फ्रांस और इटली के मध्य है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक, या कई जगह माउंट ब्लैक लिखा हुआ है, जिसकी ऊंचाई 4807 मीटर है। और यहां ऑल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और ऑल्पस पर्वत हिमालय के समकालीन माना जाता है। ऑल्पस पर्वत एक नवीन वलित पर्वतमाला का उदाहरण माना जाता है। यह ध्यान रखना, ऑल्पस पर्वत नवीन वलित पर्वतमाला है जो कि फ्रांस और इटली के मध्य है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक या माउंट ब्लैक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हमने पिनेरिज पर्वत के बारे में पढ़ा। यहां पिनेरिज पर्वत है, यहां पर्वत जो है वॉशियस पर्वत है, और यहां जो पर्वत है यह है जालौन पर्वत, या कई जगह जुलॉन पर्वत भी लिखा हुआ है। तो जालौन पर्वत जो है यहां नॉर्वे और स्वीडन, नॉर्वे और स्वीडन के मध्य नॉर्वे में है, जो कि नॉर्वे, और यहां जो देश है यह है नॉर्वे और यहां है स्वीडन। नॉर्वे और स्वीडन की सीमा बनाने वाला जो पर्वत है वह है जालौन पर्वत, जो कि नॉर्वे और स्वीडन के मध्य स्थित है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना। जालौन पर्वत किन दो देशों के मध्य है, पिनेरिज पर्वत किन दो देशों के मध्य है, वॉशियस पर्वत किन दो देशों के मध्य है, ऑल्पस पर्वत किन दो देशों के मध्य है। तो यह ध्यान रखना, यह जो है यूरोप के प्रमुख पर्वत है जहां से विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करें तो यूरोप की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। तो देखिए, यूरोप की यदि हम नदियों की बात करें तो यहां आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, यह पूरा यूरोप महाद्वीप है। और यूरोप महाद्वीप में बात करते हैं, सबसे पहले यहां से, यहां है यूराल पर्वत, और यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यूराल नदी। कौन सी नदी है, यूराल नदी है, और यूराल नदी यहां यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है।
यहां यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है और यह कहां जाके घिरती है, यहां कैस्पियन सागर में जाके घिरती है। और कैस्पियन सागर भी जो है यूरोप और एशिया की क्या बनाता है, सीमा का निर्धारण करता है। और कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ध्यान रखना, कैस्पियन सागर यह सागर नहीं है, यह झील है। यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, कैस्पियन सागर है। और यूराल पर्वत से जो नदी निकलती है यूराल नदी कहलाती है और कैस्पियन सागर में यह गिरती है। और यह यूराल यूरोप और एशिया की जो है सीमा का निर्धारण करती है। एक तो नदी कौन सी है, यूराल नदी। दूसरी जो नदी है जिसका नाम आपने सुना होगा, बहुत बार पूछा जाता है, जिसे हम कहते हैं वोल्गा नदी। कौन सी नदी है, वोल्गा नदी। यहां कहां से निकलती है, तो यहां जो पहाड़ियां हैं यह कहलाती है वाल्दाई की पहाड़ियां। वाल्दाई पहाड़ी से यहां निकलती है वोल्गा नदी। और वोल्गा नदी वाल्दाई पहाड़ी से निकलने के बाद किस में जाके गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। और वोल्गा जो नदी है यहां यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, ये ध्यान रखना। जो है यूरोप की, विश्व की बात करते हैं तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, वहां अमेजन नदी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करते हैं तो मुरे और डार्लिंग है। और यदि हम उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं तो मिसिसिपी, मिसौरी है। इसी तरह से यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वोल्गा नदी है, जो कि वाल्दाई की पहाड़ियों से निकलती हुई कैस्पियन सागर में यहां घिरती है। इसके बाद दूसरी, यहीं से वाल्दाई की पहाड़ियों से दूसरी एक नदी और निकलती है जिसका नाम है नीपर नदी। कौन सी नदी है, नीपर नदी। और नीपर नदी यहां जो है रूस, बेलारूस और यूक्रेन, इन तीन देशों में बहती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रूस और यूक्रेन के मध्य कौन सी नदी बहती है, तो नीपर नदी बहती है। ध्यान रखना, नीपर नदी वाल्दाई की पहाड़ियों से घिरती हुई कहां जाती है, यहां काला सागर में घिरती है, ब्लैक सी। यह है काला सागर, यानी कि वाल्दाई की पहाड़ियों से निकलती है, रूस, बेलारूस और यूक्रेन में बहने के बाद यहां काला सागर में घिरती है। तो दूसरी नदी, तीसरी कौन सी होगी, पहली यूराल नदी, उसके बाद वोल्गा नदी और तीसरी कौन सी है, नीपर नदी। इसके बाद आगे बात करते हैं तो एक और नदी है जिसका नाम है डैन्यूब। और डैन्यूब नदी के बारे में आप लोग जानते हैं, यहां कहां से निकलती है, यहां ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है और यह यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी है, यह ध्यान रखना। यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, डैन्यूब नदी है, जो कि 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है। हालांकि पॉलिटिकल जो है प्रश्न नहीं बनते हैं, प्रशासनिक प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन पूछा जा सकता है कि यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है डैन्यूब नदी। सबसे लंबी कौन सी है, वोल्गा। कहां से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और कहां जाके गिरती है, काला सागर, ब्लैक सी में जाके गिरती है। इसके बाद एक और नदी है जिसका नाम आपने सुना होगा, राइन नदी। और राइन नदी भी जो है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है और यह जर्मनी की यूरोप की सबसे व्यस्त नदियों में से एक है, व्यस्त नदियों में से एक मानी जाती है, व्यस्ततम नदी के रूप में यह जानी जाती है राइन नदी, जो कि जर्मनी में यह बहती है। यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट से यह निकलती है और जर्मनी में बहती हुई जो है व्यस्ततम नदी के रूप में यह जानी जाती है। इसके बाद और यदि हम कुछ नदियों की बात करें तो उसमें पूछा जाता है
पो नदी। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। इटली की गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को जो है कहा जाता है। इसी तरह से एक और नदी है जिसका नाम है टोगस नदी। टोगस नदी यहां स्पेन और पुर्तगाल की सीमा बनाती है। स्पेन और पुर्तगाल की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? टोगस नदी। एक और नदी जिसका नाम है ओडर नदी, कौन सी है? यहां ओडर नदी। और ओडर नदी जो है यह जर्मनी और पोलैंड की सीमा का निर्धारण करती है। ध्यान रखना, यह नदी जो है जर्मनी और पोलैंड की सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी है? ओडर नदी है। तो यहां जो है मुख्य नदियां थी कहां की? यूरोप महाद्वीप की, जिसमें यूराल नदी, वोल्गा नदी, नीपर नदी, डैन्यूब नदी, टोगस नदी, पो नदी, राइन नदी और ओडर नदी। इसके अलावा यूरोप की कुछ और नदियां भी है जिसके किनारे यूरोप के प्रमुख शहर स्थित हैं। उनको भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जिनके किनारे यूरोप के प्रमुख शहर स्थित हैं? तो उसमें देखिए, सबसे पहले बात करते हैं विस्तुला नदी। विस्तुला नदी यहां पोलैंड में बहती है। कहां पे बहती है? पोलैंड में बहती है। और इस विस्तुला नदी के किनारे पोलैंड की राजधानी वारसा, पोलैंड की राजधानी वारसा जो है वह इसी विस्तुला नदी के किनारे स्थित है। तो आपसे यह प्रश्न नदियां और राज्यों के देशों की राजधानियों को लेकर सुमिलित करने में पूछा जा सकता है, यह ध्यान रखना। तो विस्तुला नदी, वारसा पोलैंड की राजधानी। स्प्री नदी जो है यहां कहां बहती है? जर्मनी में बहती है। यहां एल्बी जो नदी है उसकी सहायक नदी है, जर्मनी में बहती है। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, वह इसी स्प्री नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद तीसरी जो नदी है वह है सीन नदी। कौन सी है? सीन नदी। और सीन नदी कहां बहती है? फ्रांस में बहती है। और फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वह इसी सीन नदी के किनारे स्थित है। यह ध्यान रखना, यहां से प्रश्न बन सकता है नदी और शहर, कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर है। इसके बाद है टोगस नदी। टोगस नदी जो कि स्पेन और पुर्तगाल की सीमा बनाती है। और पुर्तगाल की राजधानी जो लिप्सन है वह इसी टोगस नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद है टाइबर नदी। टाइबर नदी यहां इटली में प्रवाहित होती है। और इटली की राजधानी जो रोम, जिसे पोप का शहर कहते हैं, यहां रोम इटली में है और टाइबर नदी के किनारे। और एक और है टेम्स नदी जो कि इंग्लैंड में बहती है। और इंग्लैंड की जो राजधानी है लंदन, वह इसी टेम्स नदी के किनारे स्थित है। तो ये ध्यान रखना, विश्व की जितनी भी हमारी नदियां हैं उसमें से यूरोप की नदियों में से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वह वोल्गा नदी है, चाहे वह आपके डैन्यूब है, राइन नदी है, तीन तो यह। उसके अलावा जिन नदियों के किनारे यूरोप के देशों की राजधानियां हैं उनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा यूरोप महाद्वीप की और क्या विशेषता है उन पर भी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, इसके अलावा यूरोप महाद्वीप में कुछ जो है ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी। और यूरोप के ज्वालामुखी में जो सबसे प्रमुख ज्वालामुखी माना जाता है वह है एटेना ज्वालामुखी, जो कि इटली में है। यह सब कहां पर है? इटली में है। यानी कि यह जो आपको दिख रहा है यह इटली है। और इटली के आसपास, भूमध्य सागर के आसपास जो है ज्वालामुखी है, जिसमें एटेना यहां एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। और जो कि कहां पर है? इटली में सिसिली द्वीप पर स्थित है। यह ध्यान रखना, एटेना एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और यह यूरोप के में एक सक्रिय ज्वालामुखी यूरोप के या इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। दूसरा जो है वह है माउंट स्ट्रोम्बोली। यह लिपारी द्वीप पर ही है, इटली में है। और इसे कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है
माउंट स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है और यह लिपारी द्वीप पर है। और यह भी कैसा है, यह भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह ध्यान रखना। इसके बाद तीसरा है माउंट विशुवियस, यह इटली में नेपल्स में स्थित है और यह एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी, तो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी में यह माउंट एटेना, माउंट स्ट्रोम्बोली और विशुवियस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि इटली के अंतर्गत यूरोप महाद्वीप के प्रमुख ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा और क्या विशेषता है, तो यूरोप महाद्वीप की है एक निम्न भूमि के देश कौन कौन से, यानी कि लो लैंड कंट्री। बहुत बार एग्जाम में आया कि लो लैंड कंट्री में कौन कौन से देश आते, तो समझना यहां है फ्रांस, यहां फ्रांस, यहां उच्च भूमि में आएगा क्योंकि यहां पर जो है सेंट्रल मैसिफ है और चारों ओर पर्वत है। और यहां है जर्मनी, और फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो है कुछ देश हैं जिसमें नीदरलैंड, कौन सा है, नीदरलैंड, बेल्जियम और तीसरा है लक्समबर्ग। इन तीनों देशों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, निम्न भूमि का देश या लो लैंड कंट्री कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लो लैंड कंट्री किन देशों के मध्य स्थित है, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में यह स्थित है, या निम्न में से कौन सा लो लैंड कंट्री में शामिल है या नहीं है। तो ध्यान रखना, नीदरलैंड, लक्समबर्ग और बेल्जियम, ये तीन देश लो लैंड कंट्री के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद एक आता है बाल्टिक देश। बाल्टिक देश क्या है कि जो बाल्टिक सागर है उसकी सीमा पर स्थित देशों को बाल्टिक देश की संज्ञा दी गई। और बाल्टिक देश में तीन देश आते हैं, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया। एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया को संयुक्त रूप से बाल्टिक देश कहते हैं। तो यहां से भी प्रश्न आ सकता है कि कौन से बाल्टिक देश है या कौन से बाल्टिक देश नहीं है, क्योंकि यहां से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आए। तो इसीलिए यह ध्यान रखना, बाल्टिक देश और लो लैंड कंट्री कौन कौन से, निम्न भूमि देश कौन कौन से हैं, इनको आप अच्छे से याद करके जाना। और इसके अलावा यूरोप की महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में जो है और क्या विशेषता है, तो यूरोप महाद्वीप की जो विशेषता है, एक तो यूरोप महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है, यह ध्यान रखना। मरुस्थल का क्या है, यहां पर अभाव है। दूसरा पॉइंट याद रखना यूरोप महाद्वीप के लिए, यूरोप महाद्वीप में जो है शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से, शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। और शीतोष्ण घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टेपीज। यहां पर उष्ण कटिबंध सवाना घास के मैदान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो है यूरोप महाद्वीप जो है यहां शीत और शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। इसीलिए यहां पर जो है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, सवाना घास के मैदान नहीं है, यहां पर शीतोष्ण घास के मैदान मिलेंगे। कौन से, स्टेपीज। और विश्व के प्रमुख मत्स्य संग्रहण केंद्र, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डागर बैंक। मत्स्य संग्रहण केंद्र डागर बैंक, यहां जो है किसका भाग है, यूरोप का भाग है। इसके अलावा आर्कटिक वृत्त, जिसे हम कहते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह जो आर्कटिक वृत्त है यहां नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इन तीनों देशों से यहां गुजरता है। ध्यान रखना, कौन सा, आर्कटिक वृत्त। इसके बाद नॉर्वे को जो है, नॉर्वे को
मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश, मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे को। और यहां पर 21 जून को, कब? 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन जो है आधी रात को 12 बजे सूर्य दिखाई देता है। इसके बाद जो है फिनलैंड, इसे हजारों झीलों का देश कहा जाता है, या सफेद हाथियों का देश, हजारों झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। और यहां पर जो देश है फ्रांस, फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है। और यहां पर है रूर बेसिन, रूर बेसिन जिसे यूरोप का काला प्रदेश या औद्योगिक हृदय स्थल कहा जाता है। क्यों कहते हैं कि रूर बेसिन जो है यह जर्मनी में है, और रूर बेसिन में बिटुमिनस कोयले के भंडार है, और इसीलिए इसे यूरोप का काला प्रदेश और यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल कहते हैं। और रूर बेसिन में बिटुमिनस कोयले के भंडार है, और भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयले के भंडार छोटा नागपुर के पठार में, इसीलिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। जबकि रूर बेसिन है, रूर नदी के किनारे बिटुमिनस कोयले के भंडार है, जो कि किस देश में है? जर्मनी में, जिसे रूर बेसिन के नाम से या यूरोप के काले प्रदेश के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये था हमारा पूरा आज का सेशन, जिसमें हमने यूरोप महाद्वीप के बारे में चर्चा की। क्या क्या चर्चा की उस पर एक बार हम जो है नजर डालते हैं कि यूरोप महाद्वीप में सबसे पहले यूरोप महाद्वीप जो है किससे अलग होता है? तो यहां एशिया और अफ्रीका से अलग होता है। एशिया से अलग होता है भूमध्य सागर या जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा। इसके बाद है वहां है यूरोप एशिया से किससे अलग होता है? तो यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, कॉकेसस पर्वत और काला सागर से। और यूरोप को जो है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। तो यहां पर कोला प्रायद्वीप है, जूटलैंड प्रायद्वीप है और आइबेरियाई प्रायद्वीप है। इसके बाद यहां के प्रमुख पर्वतों में बात करें तो ब्लैक फॉरेस्ट है, वॉसेस पर्वत है, जूरा पर्वत है, ओल्पस पर्वत है, एपिनाइन्स पर्वत है, पिनेरिस पर्वत है, और यहां के पठार में सेंट्रल मैसिफ है और मसेटा का पठार है। इसके बाद यहां की जो है और जो है पर्वतों में यह सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है, दूसरी माउंट ब्लांक है। यहां पर जो जालोन पर्वत है जो कि नॉर्वे और जो है स्वीडन के मध्य है। यहां की और बात करें तो नदियों में यूराल नदी है, वोल्गा नदी है, नीपर नदी है, डेन्यूब है, राइन नदी है, ओडर नदी है, पो नदी है और टोगस नदी है। और इसके बाद हमने बात की कि कौन कौन सी नदियों के किनारे कौन कौन से शहर है। विस्तुला के किनारे वारसा है, स्प्री के किनारे बर्लिन है, सीन के किनारे पेरिस है, टॉगस के किनारे लिप्सन है, टाइबर के किनारे रोम है और टेम्स के किनारे लंदन है। और इसके बाद हमने बात की कि यहां पर कौन कौन से प्रमुख ज्वालामुखी हैं। ज्वालामुखी के बाद में हमने बात की कि यहां के जो कुछ देश हैं उनको क्या संज्ञा दी गई है, जिसमें लोलैंड कंट्री और बाल्टिक देश सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और इसके बाद हमने बात की कि और क्या क्या यूरोप महाद्वीप की विशेषताएं। तो ये था आज का सेशन। इसी तरह से यह क्रम निरंतर जारी रहेगा और एक और महाद्वीप की चर्चा हम अगले क्लास में लाने वाले हैं, और उसी के साथ 7 दिन 7 महाद्वीप की सीरीज हमारी पूरी हो जाएगी। और उसके बाद हम जो है इसी वीडियो मेंस को लेके कुछ नए जो है एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। उस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।